प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर या फिर हम बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। जब भी हमें कोई भी वेक्टर्स को ऐड करना है तो जैसे हम सिंपली किसी चीज़ को ऐड करते हैं 1 + 1 = 2, ऐसे ही वेक्टर्स को भी ऐड किया जाता है। वेक्टर्स जो आर एक्टिंग करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। जिस प्रकार से एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होते हैं उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट एक वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो एक सिंपल से किसी भी वेक्टर्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, कोई भी पोजीशंस हमारे पास है किसी भी पार्टिकल्स की, तो उसके एडिशन के पार्ट के बारे में हम आज बातें करेंगे कि इस प्रकार से हम दो वेक्टर्स को इजीली ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है, मतलब जैसे 1 + 1 = किसके होगा, 2 के इक्वल, तो 2 क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। ऐसे ही एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को ऐड करेंगे, जो थर्ड हमें मिलेगा, थर्ड वेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। और उस थर्ड जो रिजल्टेंट वेक्टर का इफेक्ट होगा वो सेम इफेक्ट होता है एज इंडिविजुअल। जैसे इंडिविजुअल वेक्टर का जो इफेक्ट होगा वो ही इफेक्ट हमारे पास किसके अंदर आएगा, थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल एडिशन लेके चलते हैं कि जो हमारे पास एडिशन ऑफ ए वेक्टर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर, एडिशन या फिर कंपोजिशन पार्ट। तो क्या होगा, डेफिनेशंस के पार्ट के अंदर जाते हैं हम यहाँ पे। द रिजल्टेंट ऑफ 2 or मोर वेक्टर्स, रिजल्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा का जो रिजल्टेंट होगा इज दैट सिंगल वेक्टर। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास एक सिंगल वेक्टर होगा विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज इंडिविजुअल वेक्टर। ठीक है, जैसे एक इंडिविजुअल वेक्टर का इफेक्ट होगा वैसे ही हमारे पास जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो एक सिंगल वेक्टर के इक्वल आएगा। ठीक है, जिसमें हम इनको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो एडिशन होते हैं हमारे पास, द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर is known as composition of a vector। क्या कहलाएगा, कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर। और ये जो कंपोजिशन कहलाती है, कंपोजिशन, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। जब भी किसी दो वेक्टर्स को अगर हम आपस में ऐड करते हैं, मान लिया कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो वी गेट आर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। आर जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास रिजल्टेंट। वेक्टर्स के बारे में हमें क्या पता है कि वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होंगे हमारे पास, वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होते हैं हमारे पास, डायरेक्शंस भी होती है कि कोई वेक्टर्स किस डायरेक्शंस में एक्ट करते हैं, तो उसी प्रकार से हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये एडिशन के पार्ट के अंदर क्या होता है कि जो वेक्टर्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है तो डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड उसी की तरफ ही ज़्यादा प्रोग्रेस करती है, हमारे पास रिजल्टेंट हम उसी डायरेक्शंस के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक ऑर्डिनरी या फिर हमारे पास एल्जेब्रा को भी ओबे करता है। एल्जेब्रा के अंदर पार्ट के अंदर हमारे पास जिस प्रकार से हम बात करते हैं, ऑर्डिनरी लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, सिंपल एडिशन होते हैं हमारे पास इसके अंदर। अगर हम किसी पार्ट को ऐड करें, अगर कोई भी दो वेक्टर्स गिवन हो तो वो सिंपल पार्ट को ऐड करता है। किस प्रकार से हम एडिशन दिखा सकते हैं यहाँ पे,
सिंपल सा एडिशन पार्ट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप, 2 जे कैप और 3 के कैप, ठीक है। इस प्रकार से वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट किया। सेम बी वेक्टर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो एडिशन का मतलब होगा हमारे पास r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि i कैप के अंदर हम i कैप को ऐड करते हैं, j कैप के अंदर j कैप को और k कैप के अंदर ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 कितना होगा 3 i कैप, 2 प्लस 3 5 j और 3 प्लस 4 इज 7 के। तो ये एक सिंपल सा एडिशन होता है वेक्टर्स के अंदर, ठीक है। अगर किसी वेक्टर्स के अंदर सिर्फ 2 ही गिवन है i प्लस j, ठीक है, और b वेक्टर्स के अंदर हमारे पास j प्लस के कुछ इस प्रकार से अगर गिवन है, तो फिर एडिशन हम किस प्रकार से करेंगे, सिंपल एडिशन, ठीक है। क्या बताया मैंने, i को i के अंदर ऐड करना, j को j के अंदर। यहाँ पे i है, इसमें नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे i, ठीक है। यहाँ पे j, यहाँ पे j, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 1, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कितना है 1, 1 और 1 कितना होगा 2j और प्लस में k के अंदर। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, सिंपल एडिशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो रूल्स दिए गए हैं, जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वो एडिशन पार्ट के अंदर भी हमारे पास कुछ अलग से पार्ट भी है, जिसके अंदर कि दो वेक्टर्स अगर डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर एक्ट करते हैं तो हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे पार्ट के लिए हमारे पास जो एडिशन के रूल हैं उसमें लॉ ऑफ एडिशन, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो हमारे पास है, फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा पार्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड पार्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन तीनों चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पॉलीगन के अंदर क्या होता है और पैरेललोग्राम्स के अंदर क्या होता है। तो कंपोजिशन का मतलब जब हम किसी भी दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट क्या कहलाता है, कंपोजिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अगर कोई भी दो वेक्टर्स हमारे पास गिवन है, वेक्टर ए आर नॉट एक्टिंग इन सेम डायरेक्शंस, मतलब दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है, एंटी पैरेलल नहीं है, दे आर फॉर्म्ड एट एनी एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल फॉर्मेशन होता है, तो हम इनकी एडिशन किस प्रकार से कर सकते हैं वो चीजें। जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, टेल, ये क्या होगा हमारे पास, हेड, वेक्टर ए, वेक्टर बी के लिए टेल और वेक्टर बी का हेड, ठीक है। तो एडिशन किस प्रकार से करते हैं, तो दो वेक्टर्स हुए हमारे पास, ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा हमारे पास उसके बारे में हम बात करते हैं। टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमेशा एडिशन किस प्रकार से होगी, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में कोइंसाइड करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कोइंसाइड। मैंने इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दिया, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग। सिर्फ पोजीशन को डिस्प्लेस किया, उसकी डायरेक्शंस को चेंज नहीं किया, पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। व्हेन टू वेक्टर are represented in magnitude and direction by the two side of a triangle are taken in same order, ये सेम ऑर्डर होगा। यहाँ पे हेड और टेल जब आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेम ऑर्डर। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, और क्लोजेस्ट साइड। देखो ये थर्ड साइड हमारे पास बनी,
तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। इसके अंदर हम इस प्रकार से इसको ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेशंस के अंदर हम इस पार्ट की डेफिनेशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या होंगे, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of a triangle are taken in same order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of a triangle are taken in अपोजिट ऑर्डर। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब भी हम किसी दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं और उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल फॉर्मेशन होता है, तो उन दोनों वेक्टर्स को हम किस लॉ के हेल्प से ऐड कर सकते हैं, कौन सा बोलेंगे उसे हम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो ये हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो OP एक साइड कौन सी होगी हमारे पास, OP, दूसरी साइड कौन सी बनी हमारे पास, PQ, और जो रिजल्टेंट है वो कौन सी बना, OQ। ठीक है, एरो किसको रिप्रेजेंट करती है, एरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट के बाद। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम 11 ग्राम जिसको हम बोलते हैं, 2 लाइंस पैरेलल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे, 11 ग्राम। ओके, वैसे याद रखने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऐसे ही दो वेक्टर्स होंगे हमारे पास। तो इसके अंदर एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B हमारे पास है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। दो एडजेसेंट साइड से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर एक्टिंग एट द सेम कॉमन पॉइंट। दोनों की स्टार्टिंग जो होगी वो कहाँ से होगी, सेम कॉमन पॉइंट से होगी। एंड द रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आल्सो एक्टिंग एट द सेम कॉमन पॉइंट। ये भी कहाँ पे एक्ट करते हैं, सेम कॉमन पॉइंट के ऊपर एक्ट करते हैं, O P O Q। तो इस प्रकार से अगर हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे तो अगेन वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द दिस वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट राइट कर सकते हैं। तो उस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर एडिशन होगा तो इस प्रकार से हम क्या होंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, इफ टू वेक्टर्स आर represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram। ठीक है, adjacent side of a parallelogram ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन पॉइंट। ठीक है, कहाँ से ड्रॉ किया हमने, कॉमन पॉइंट। कौन सा कॉमन पॉइंट है, ओ कॉमन पॉइंट है। ठीक है, देन
then their resultant is represented by the diagonal of a parallelogram also drawn from the same common point. Same common point. ठीक है, तो उसके अंदर हम इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। पैरेललोग्राम का यूज कहाँ पे करते हैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे वो गुलेल चलाते हैं ना, गुलेल, ठीक है, तो गुलेल के अंदर दो रबड़ बैंड होते हैं, तो हम उसको धागे को ऐसे खींच लेते हैं, रबड़ बैंड को ऐसे खींचते हैं, और जब भी उसको मतलब जो पत्थर वगैरह होता है उसको छोड़ते हैं तो वो इन दोनों के बीच में से ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास हम वहाँ पे पैरेललोग्राम्स के एप्लीकेशंस के अंदर उसको हम यूज़ करेंगे। इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स हमारे पास होते हैं तो इसका रिजल्टेंट भी क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर ओ पी प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू ओ टी। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट होगा हमारे पास दो वेक्टर्स के पार्ट के अंदर, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, दो वेक्टर एडिशन होने के बाद हमारे पास जो थर्ड आता है वो होगा हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन के बारे में सभी को पता है। पॉलीगन क्या होते हैं हमारे पास, जिसमें दो या दो से ज्यादा साइड्स होती है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, पॉलीगन। तो पॉलीगन्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, पॉलीगन के अंदर जैसे एक वेक्टर ए हो गया, ठीक है, पॉलीगन के अंदर बहुत सारी साइड्स होती है, इसी प्रकार से बी वेक्टर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ ए पॉलीगन एंड द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजेस्ट साइड ऑफ ए पॉलीगन। रिजल्टेंट जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोजेस्ट साइड ऑफ ए पॉलीगन। ओके, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by the closest side of a polygon। ठीक है, हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसके रिजल्टेंट को, हम जो पॉलीगन हमारे पास है उसकी जो क्लोजेस्ट साइड होगी उससे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लिया एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तीसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को अगर मीट करवा देंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, रिजल्टेंट। तो तीन वेक्टर थे, आर टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजेस्ट साइड एंड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स हमारे पास हो गए, 4 वेक्टर है, 5 वेक्टर है, 6 वेक्टर है, 7 वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, then the resultant is represented by the closest side but closest side taken in opposite order। तो यहाँ पे r क्या बनेगा, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इसके इक्वल बनेगा। ओके, यहाँ पे जो r होगा वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर। ओके, अगर हम इन सभी को सेम ऑर्डर में ले लें तो इन सभी का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। देखो, ठीक है, अगर मैं इस ऑर्डर को भी, अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दी, क्या चेंज करती, डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में ले ले तो ये क्या होगा हमारे पास, माइनस आर, क्या होगा, माइनस आर के इक्वल। ठीक है, तो ये आर के इक्वल, ये माइनस आर के इक्वल, तो हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, इन सभी का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सभी वेक्टर सेम ऑर्डर के अंदर हो, सेम ऑर्डर के अंदर हो, ठीक है, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, इस प्रकार से क्लोजेस्ट साइड बना रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी
प्लस डी, इन सभी का सम किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। ओके, तो ये पार्ट हमारे पास आता है जब सारी की सारी साइड्स क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है, तो उसमें रिजल्टेंट जो होता है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो ये पार्ट था हमारे पास एडिशन ऑफ ए वेक्टर, या हम बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर के पार्ट के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। आगे इसका एनालिटिकल मेथड्स होगा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।